प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं? तो चलिए, मैं एक नए टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है विष की दात। क्या है? विष की दात। आप देख रहे हैं ये जो आप एक्सरसाइज है, ये चैप्टर 2 है। यहाँ पे सॉरी चैप्टर 1 लिखा गया है, लेकिन ये चैप्टर क्या है? यहाँ पे चैप्टर 2 है। जो विष की दात कहानी बहुत ही रोचक है, जो नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगर इस टॉपिक को अगर आपको क्या करना है, अगर इसका क्वेश्चन आंसर अगर आपको याद करना है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं, कहानी को 2 बार पढ़ जाओ। कहानी को बढ़िया से 2 बार पढ़ जाओ, एकदम बढ़िया से 2 बार कहानी को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ा, कहानी पढ़ा, समझा, क्वेश्चन अपने आप बनता हुआ चला जाएगा। रटना नहीं है, बस कहानी को पढ़ना है और उस टॉपिक को अपने से क्वेश्चन बनाना शुरू कर देना है। तो इस वीडियो में हम विष के दात, जो हिंदी का 2 बुक होता है, गोधूली और वर्णिका। तो गोधूली में भी 2 खंड होता है, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड होता है। तो ये गद्य खंड का जो है ये चैप्टर 2 है। ठीक है, टॉपिक 2 है जिसका नाम है विष के दात। और इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम क्या कराने वाले हैं, तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अति लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, शॉर्ट, जो भी क्वेश्चन हो, हम सभी वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम सारांश लेकर आ चुके हैं। सारांश में क्या कहता है इसको समझते चलना है। कक्षा 10 पाठ 2 विष के दात। लेखक का परिचय। अब सबसे पहले लेखक अपना परिचय दे रहा है कि लेखक कौन है, कहाँ घर है, अपनी बारे में बता रहा है। ठीक है, इस लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। अब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विष के दात के लेखक कौन है। यहाँ से क्वेश्चन बन गया, विष के दात के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, अब फिर यहाँ से फिर एक और क्वेश्चन बना कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदर घाट में हुआ था। समझ आया? फिर यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि नलिन विलोचन शर्मा के मृत्यु कब हुई, निधन कब हुई। तो यहाँ से 12 सितंबर 1961 में। तो यहाँ से कितना इजी है, यहाँ से जब आप पढ़ लीजिएगा ना, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ना, मज़ा ही मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक विद्वान रामावतार शर्मा के श्रेष्ठ पुत्र थे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा कि नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। तो उनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, के श्रेष्ठ पुत्र थे। कौन? तो नलिन विलोचन शर्मा। माता का नाम था रत्नावती शर्मा। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजियट में पूरी तथा संस्कृत में मध्य में एमए पटना विश्वविद्यालय से किया। नॉर्मली बात है, सभी कॉलेज से अपना जिला में अपना नज़दीकी से इंटर कर लेता है। जिसे बीए करना होता है तो वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में, दूसरे यूनिवर्सिटी में जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? प्रमुख रचनाएं। इनकी बहुत सारी रचनाएं भी लिखी, खंड भी लिखा, कहानी भी लिखा। कौन कौन सा कहानी था? जिनकी प्रमुख रचनाएं में से दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मापदंड, साहित्य, आलोचन, विषय आदि, ये सभी क्या थे? प्रमुख रचनाएं थे। तो इन्होंने बहुत सारे क्या किए थे? बहुत सारे ऐसे अपना कहानी लिखे थे। ठीक, उनके बाद क्या किया? पाठ परिचय। अब पाठ में क्या परिचय दे रहे हैं, पाठ किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो प्रस्तुत कहानी विष के दात में मध्यवर्गीय, अंतर्राष्ट्रीय और उजागर किया गया है। आर्थिक कारणों से मध्यवर्गीय के भीतर एक सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफ़ेद पोशी भीतर लिंग भेदभाव संस्कृति छिपा हुआ है। जो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकर पेश और मध्यवर्गीय है, जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच में अपने अस्तित्व को बहादुर एवं साहब के बजाय रखने के लिए संघर्ष किया। देखिए कहानी जब पढ़ेगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। कहानी में एक सेन साहब है जो धनी है, लेकिन बहुत ही कंजूस है। ठीक है, और उनका जो मध्यवर्गीय परिवार का व्यक्ति है, दोनों के बीच में क्या भेदभाव होता है, इसी कहानी को दर्शाया गया है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, अकाली स्वास्थ्य के छाया में पलते हुए दुलार के कुपरिणामों और उभरती हुई समाज के मानवाधिकार महत्व को नमूना पेश करती है। अब इसमें भेदभाव दिया गया है कि बड़े लोग का बेटा कैसा रहता है और मध्य वर्ग परिवार के लोग सब कैसे रहते हैं, इस दोनों के बीच क्या भेदभाव होती है, ऊंच नीच होती है, रहन सहन होता है, इसी के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब पाठ का सारांश आ गया। पाठ का सारांश जो पाठ होता है, उसी सारांश का मतलब क्या होता है? जो बड़े पाठ जो होते हैं, कहानियाँ होती है, उसी को संक्षिप्त में छोटा कर बताना ही पाठ का सारांश कहलाता है। चलिए, तो अब पाठ का सारांश देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसे टॉपिक जो है ना बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दो। चैनल को है नए पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब देखो क्या कहता है। सेन साहब एक अमीर आदमी थे, पहले ही बता दिए हैं। वे 5 लड़कियाँ थी। उनकी कितना बेटी थी? 5 बेटी थी और एक लड़का था। मामूली सी बात है, 5 बेटी में से एक बेटा आएगा तो बहुत सा दुलड़ुआ हो जाता है।
कुलरुआ हो जाता है। लड़कियां क्या थी, कठपुतलियाँ थी। सही बात है, उस समय लड़कियों को कुछ माना नहीं जाता था, कहीं जाने नहीं दिया जाता था। बस उसको समझा जाता था कि लड़की है, कुछ कर नहीं सकती है, वो घर में ही रहेगी, घर की काम धाम करेगी, इसलिए उसे कठपुतली की तरह घर में ही रखा जाता है। कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी, वो पैक थी। किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती न थी और दौड़ती खेलती भी थी तो केवल शाम के वक्त। सेन साहब नई मोटर कार ली थी और स्टीमलैंड काली चमकती हुई खूबसूरत गाड़ी थी। सेन साहब को उस पर नाज था। अब सेन साहब के पास क्या था, एक गाड़ी थी चमकती खूबसूरत, बहुत बढ़िया था एकदम। उसको नाज होता था, क्या मेरा गाड़ी है। सबका अपना अपना क्या होता है, एक शौक होता है, अपना अपना एक पसंद होता है जो उस पर गर्व करता है। वही बात सेन साहब का था। एक धब्बा न लगने पाए क्लीन और सॉफर से सेन साहब का सख्त दर्द चुका था। चूंकि खोखा सबसे छोटा और सेन साहब का नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा। अब यहाँ से बुढ़ापों का आंखों का तारा का मतलब क्या होता है, एकमात्र सहारा। बेटी की शादी होगी, अपने घर चले जाएगी, बुढ़ापा में सहारा कौन देगा, तो बेटा देगा। इसलिए कहा जाता है कि ये बेटवा जो था ना, सेन साहब बहुत बदमाश था। अगर वो गाड़ी को तोड़ भी देता था ना, तो सेन साहब क्या कहते थे, पे मेरा बेटा है, ये इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर, देखो कैसे तोड़ रहा है, कैसे जोड़ रहा है। तो गलती पर वो उनको अच्छा दिखाई देता था, क्योंकि उनका इकलौता ही बेटा था। खोना नहीं चाहते थे, डांटना नहीं चाहते थे, इसलिए। ठीक है, मोटर का कोई खतरा था तो खोखा से था। अब खोखा तो भाई बदमाश था ही, अब खतरा है तो क्या करे, इकलौता बेटा है। चलिए आगे क्या कहते हैं उसको भी समझते हैं। फर्स्ट में आगे कहता है कि एक दिन की बात है कि सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ पड़ा था। यह उसका 5-6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को छूकर गंदा कर रहा था। शोफर ने जब मना किया तो वह उल्टे सोफर से ही उलझ पड़ी। अब देखिए, मदन जो था ना, मदन एक 6 साल का बच्चा है मदन, जो सोफर मतलब सोफा जो होता है ना गाड़ी का, तो वहाँ पे क्या कहता है, उसके काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका बेटा का नाम है मदन, जो आता है गाड़ी छू देता है। तो गाड़ी छू देता है, सोफर जो होता है ना, वहाँ के नौकर सब साफ करने वाले होते हैं, तो उनको डांटता है, मना करता है कि तुम गाड़ी को मत छू। इसी पर वो दोनों क्या करता है, बहसाबहसी करने लगता है और झगड़ा होने लगता है। वह मामला अभी सिमट ही था, तभी के बीच खोखे ने मोटर के पीछे बत्ती के लाल लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। अब बताइए मदन की क्या गलती है, मदन तो छू रहा था, उनका बेटा खोखा था, तोड़ियो दिया। अब बेटा देखो सेन साहब क्या करता है, लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना। बताइए गजब बात, कोई बच्चा छू दिया तो अछूत हो गया, अपन बेटा तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, यही कहा जाता है। अपने मित्रों से कहा, देखो आप लोग ने बड़ा शरारती हो गया है, आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया है। कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। कासू ने मिस्टर सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहिया की हवा निकाल दिए थे। जबकि मिस्टर सिंह विदा हो गए तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को भी, उनके फैक्ट्री में किरानी था। अब वो मर गए थे उनके पिता, तो गिरधर जो था ना, तो उनके जो पिता मर गए थे मिस्टर सिंह, तो उन्हीं की जगह पर गिरधर लाल को क्या किया गया था, फैक्ट्री में किरानी का पोस्ट दिया गया था। और गिरधर के बेटा का नाम है मदन, और जब फैक्ट्री में जाता है पिता, जब काम करता है वहाँ पे, तो देखो आगे क्या था। उन्हें सेन साहब की खूब खरी खट्टू सुनाई और कहा, बच्चे को संभाल कर रखो। उस रात गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को खूब पिटाई। अब गजब बात है भाई, कोई अगर आपके बेटा में शिकायत कर दिया तो बेटा के बारे में जानने का कोशिश कीजिएगा, भाई मार दीजिएगा। तो क्या करता है गिरधर, गुस्सा से आता है, बेटा को खूब पिटाई करता है, खूब पिटाई करता है। अब क्यों कि मिस्टर ये जो सेन साहब थे ना, उन्हें थोड़ा चुनौती दे दिया कि तुम बेटा को सही से रखो, संभाल के रखो। इस पर क्या बात है, गुस्सा में बहुत पीट देना भाई, कभी भी गुस्सा में आकर किसी को पीटना मत चाहिए, उसके बीच की विवादों को, फैसलों को जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आता है। दूसरे दिन शाम को मदन ने कुछ लड़के के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया। अबे भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया लट्टू नचाने, अपने बाबा के मोटर पर बैठ। अब बताइए गजब गजब की बेइज्जती है भाई। सही कहा यार, मैंने तुमको जब गाड़ी पर छुआ नहीं था, तुम्हारे पिता ने मेरे पिता के बारे में ऐसे ऐसे बोल दिया। अब मैं लट्टू क्यों नचाने दूँ, भाग यहाँ से, मैं तुम्हें लट्टू नचाने नहीं दूंगा, जा भाग यहाँ से, बड़ी आया लट्टू नचाने वाले, जा अपने बाबा के मोटर पर जाके बैठ, नहीं देंगे। ऐसे मतलब बोलता है, बच्चों में भगा देता है। कासू को गुस्सा आ गया, वह इस उम्र में अपनी बहनों पर नौकरों पर हाथ चला देता था। गलत बात, हाथ तो नहीं चलाना चाहिए। क्या मजाल उसे कोई कुछ कह दे, उसने न आओ देखा न ताओ मदन को एक गुस्सा कस दिया। गजब भाले भाई, कितना बदमाश बच्चा है, जब उसको लड्डू नहीं दे खिलाने के लिए तो एक गुस्सा ही मार दिया। कासू ने टूट पड़ा। कासू भी क्या करता, मानने वाला था, वो भी गुस्सा दे दिया। उस मरम्मत को जमकर कासू रोता हुआ घर चला गया। वाह कासू, लेकिन मदन घर नहीं लौटा। वाह, मदन को डर हो गया था कि अगर घर जाएंगे तो हमें कुटाई लगेगा, लेकिन ये घर गया नहीं, तो गया कहाँ। 8-9 बजे रात का मदन इधर उधर घूमता हुआ गली के दरवाजे से घर में घुसा।
डर तो यह था कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक लगेगी। रसोई घर में घुसा, भर पेट खाना खाया, फिर बगल वाले कमरे से दरवाजे पर जाकर अंदर की बातें सुनने लगा। गजब बच्चा है भाई, मानना तो पड़ेगा। अब घर में तो घुसता है डरे डरे, खाना भी खा लेता है, खाना खाने के बाद चुपचाप निकल भी जाता है और दूसरे रूम में जाकर सुनता है कि कोई क्या बात कर रहा है। इस पर आगे चलिए, आगे हम बताते हैं आगे क्या कहता है। आगे है कि इस पर बात का तजुर्बा हो रहा था कि उसके पिता क्यों गरज तरज रहे हैं, जबकि उसने कासू को दो दांत तो डाले। इस कारण से कहा कि उसके पिता की नौकरी हटा दिया गया। अच्छा जी, जब इसके बेटा दोनों उसके बेटा में झगड़ा होता है ना, गिरधर को नौकरी से हटा दिया जाता है। वाह, बहुत इंसाफी होता है भाई। मकान खाली करने का आदेश दिया जा चुका था। वह दबे पाँव बरामदे पर रखी और चरपाई की तरफ सोने के लिए चला गया। अंधेरे में उसके पैर लोटे पर लग गया। टन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकला और मदन की ओर बढ़ा। उसके चेहरे से नाराजगी की बादल छा गए। उसने मदन को अपने गोद में उठाकर बेपरवाह उल्लास और गर्व के साथ बोला, उठा जो किसी के लिए नौकरी से निकल जाने का मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा। देखिए मतलब क्या बात होता है कि इसके बेटा को जब मारा जाता था, पीटा जाता था, फिर भी उसे सेन साहब अपने बेटों को नहीं समझाते हैं और इसी ऊपर से मदन को ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो जो कि इस नौकरी के लिए क्या करता है, तो जो इस नौकरी से निकालने पर मुमकिन हो जाता था। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है जो तूने तो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। अब क्या करता है, बेटा को शाबाशी देता है कि चलो कोई बात नहीं, हमें नौकरी से निकाल दे, कोई बात नहीं, ये सह लेंगे, लेकिन व्यर्थ में किसी के अपमान हम सहन नहीं कर सकते। कोई बेमतलब के मुझे अपमान करेगा, उसका जवाब हम जरूर देंगे। स्वार्थ रहित ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इस मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते भी पीटता है, जिसके वजह से मतलब उसका बेटा गलती नहीं भी करता है फिर भी अपने बेटा को पीटता है, क्योंकि सेन साहब की बातों से आकर, क्योंकि विष के दांत में लगे हुए थे और इसे टूटने की दुकात्मक प्यार में बदल जाता है। और जिसे जिसे आता है उसका प्यार एक दूसरे के प्रति बन जाता है और एक दूसरे गिरधर और उसके बेटे में बहुत अच्छा प्यार उत्पन्न हो जाता है। चलिए, तो अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, अब जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं सभी आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए, इसका चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी हमको क्वेश्चन को फास्ट में करा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आपको इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। बस चलिए वीडियो को लास्ट में बताते हैं कैसे आपको पीडीएफ लेना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कहानी के शीर्षक में सार्थक स्पष्ट कीजिए। कहानी क्या है, तो प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीर तथा मर्यादा में व्यक्त है। इसमें गरीबी और अमीरी के विशेष अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। 20 के दशक महल और झोपड़ी की लड़ाई, मतलब गिरधर झोपड़ी वाला था और सेन साहब महल के थे, इसी बीच की लड़ाई थी। लड़के महल में जीत भी हार दिखाई थी और मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखे के दांत टूट जाते हैं। अमीर के प्रदर्शन प्रियता और गरीबों में उनका अत्याचार प्रतीत। मदन अमीर की प्रदर्शन प्रिय है और गरीब में उनका अत्याचार विरुद्ध और चेतना से इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निस्वेदन कहा जा सकता है 20 के दांत दृष्टि से बड़ा सार्थक शीर्षक। अमीरों के विषम के बाद दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह और उससे गगन का परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने। गिरधर लाल अपने उल्लास की बात है इसे लेखक द्वारा संदेश और मर्मित बना दिया। बचपन में भी आपने ऐसा कभी किसी के साथ हुआ हो सकता है कि किसी को मारा हो, लेकिन अभी जो है ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है, आप किसी को मार संभल सही से नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है कि सेन साहब के परिवार में पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग भेदभाव के शब्द में आपने शब्द बताइए कि इसका लिंग भेदभाव हो जो रहा था किस तरह का हो रहा था। तो सेन साहब के परिवार में उनके 5 लड़की थी, सीमा, रजनी, उल्का, शेफाली, आरती। सबसे छोटा लड़का था कासू बाबू, जिसको प्यार से खोखा कहते थे। खोखा नहीं, बहुत बदमाश था ये। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर काफ़ी अनुशासन था। लड़का छोटा था, उसका बहुत बाद में था, इसी कारण लड़के के प्रति मोह होना स्वाभाविक था। लड़का ऊपर अनुशासन बंधन बहुत ढोता था। अब देखिए, ये नॉर्मल सी बात है कि जिसके अगर बहुत दिन के बाद अगर बेटा होता है ना, तो वो क्या करता है, अपने बेटों को लाड़ प्यार दुलार बहुत ज़्यादा करता है और ये स्वाभाविक है। ये सभी जानते हैं कि लाड़ प्यार ये स्वाभाविक बात है कि सबसे ज़्यादा मिलता है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर तीसरा का है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो आपको तो पता ही है ना, कहानी किससे आपको पता चल गया कि किस बात में अपवाद था। सेन साहब ने एक अमीर आदमी था, हाल ही में उसने नई कार खरीदी थी और गाड़ी के पास भटकने नहीं देता था। किसी धब्बा दिखे जाने पर क्लीन और सोफर पर सहमत आ जाती थी। उसने
लड़कियों को मोटर के चमक धमक की कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा से उनको ज़्यादा खतरा था, क्योंकि बेटी को तो बाहर निकलने ही नहीं देती था, कोई मतलब ही नहीं था। और बेटा जो था शरारती था, इसलिए बेटा से उनको डर था कि बेटा कहीं मेरा गाड़ी न तोड़ दे, इस पे था। बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन काफ़ी छूट दे रखी थी। और इसे खोखा का जन्म तब हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद होने की काफ़ी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियमों को जैसे अपवाद था, और इसलिए यह स्वाभाविक रूप से यह नियमों को अपवाद करने के लिए मोटर का कोई खतरा था। केवल खोखा ही नहीं, घर में मोटर संबंधित नियमों को अन्य मामलों खोखा के सिद्धांत में बदले जाते थे। मतलब ऐसा विरोध होता था, जब खोखा के विरुद्ध में कोई काम आता था उसको बदल दिया जाता, नहीं खोखा किसी से नहीं हुआ तो इसको हटा दो, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं चौथा की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर चौथा समझते हैं कि दंपति क्या है कि सेन दंपति खोखा को किस संभावना देखते थे और उस संभावना के लिए उन्होंने किसकी शिक्षा तय की थी। सेन दंपति खोखा ने अपने पिता के तरह इंजीनियर बनाने की पूर्व भूमिका में देखते थे। उन्होंने शिक्षा के कारण और उन्हें बड़ी मिस्त्री और एक दूसरे के साथ ठीक ठाक किया करते थे, और इसे बच्चों की उंगलियों जैसे औजारों में काफ़ी हो गया था। अब कुछ भी ठुक ठाक करता था, उसको लगता था सेन साहब को कि ये मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा, तो इंजीनियर ही बनाना चाहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना है, याद ही कर लेना है। ठीक है, व्याख्या करें, आप व्याख्या करें तो क्वेश्चन एक तो आएगा ही 5 नंबर का, इसको ध्यान से कर ले। लड़कियां क्या है, कठपुतली है, उनके माता पिता इस बात का गर्व करते कि मेरी बेटी को, अरे भाई गर्व क्यों करना चाहिए, बाप बेटा और बेटी में क्या अंतर रखना, सब बराबर होता है। व्याख्या क्या, उत्तर क्या करा कि पंक्ति नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। यह संदर्भ में सेन परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियों का चरित्र विषय से जुड़ा हुआ है, जिसे इनके बीच में भेदभाव होता है उसके बारे में। सेन परिवार मध्यवर्गीय परिवार है जहाँ जीवन शैली कृत्रिम और भरी पड़ी है। सेन परिवार की लड़कियों तहज और तमीज के साथ जीना सिखाया जाता है। शरारत करने की छूट नहीं थी, स्वतंत्र विचरण नहीं थी, और जबकि खोखा के लिए कोई पाबंदी नहीं था। सेन दंपति लड़कियों को यह नहीं सिखाया जा उन्हें क्या करना चाहिए और क्या तालीम दी है, उन्होंने क्या नहीं करना इसके सीखने देना चाहिए। प्रति परिवार में लड़कियों के प्रति मानसिक और काम करने के लिए जहाँ लड़कियां अनुशासित अजीत और सीखी जाए। खोखा स्वतंत्र है, लड़का के साथ कोई नियम नहीं है, वो जो कर सकता है, लेकिन उसके प्रति कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन लड़कियों के प्रति बहुत नियम कानून है। दोहरा व्यवहार, परिवार की समझ और लड़का लड़की के बीच अश्लील भेदभाव पैदा कर और समानता का विस्तार करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है व्याख्या क्या करता है कि खोखा के दुलित स्वभाव के अनुसार सोने के सिद्धांत में बदल दिया जाता था। वाह, सोने में बदल जाता। व्याख्या पुरुष पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के विष के दांत नामक कहानी से ली गई है। यह कहानी के रचयिता आर्यचर नलिन विलोचन शर्मा है। यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे के प्रति संबंधित है। कहानीकार ने इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने की प्रतिज्ञा की है कि परिवार का एक मध्यवर्गीय सफ़ेद वैसी परिवार है। यहाँ कृत्रिम की बोलबाला है, नकली जीवन की जीत हुई पर सेन परिवार अपने बच्चों के प्रति भेदभाव दोहराव भाव रखता है। आगे की सेन परिवार बेटा शरारती स्वभाव का है और बुढ़ापे में पैदा हुआ है। सही बात है, बुढ़ापा में बच्चा होना गजब हाल है भाई, तो उसे लाड़ प्यार तो उसे पालेगा ही। इस कारण सबका लाडला है और उसे लाल पाल और दीक्षा में कोई पाबंदी अनुशासन नहीं हो, जो कर सकता है, तोड़ देना है तोड़ो, मोड़ फरोड़ जो भी करना है कर सकता था। बेफिक्र साथ से जीने का स्वतंत्र है और उसके लिए नियम शिथिल कर दिए गए, इतने उत्सुक है कि उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का भी सेन दंपति विपरीत भाव से देखते थे। उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। बेटा गलती भी करता था तो उसे शाबाशी देता था और उसकी तारीफ करता था। और क्या करता था, उसे दिन से पति से इंजीनियर बनाना चाहते थे। इस कारण ट्रेनिंग वैसे ही दिला रहे थे। डिस्कॉर्डन और स्कूल के दीक्षा न देकर कारखाना में बढ़ई मिस्त्री के साथ लोहा पीटने ठोकने आदि से संबंधित काम सिखाया जाता था। औजारों से प्रेरित कराया जाता था ताकि सेन परिवार के शरारती बेटे के स्वभाव अनुरूप शिक्षा व्यवस्था कर दिया गया, अपने सिद्धांत में बदल गए। व्याख्या नंबर तीसरा क्या कहता है, तीसरा व्याख्या कर रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुड्डे चोर और डाकू बनते हैं। किसके बारे में करा है, तो ये सेन साहब के बेटे के बारे में करा है। व्याख्या करा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक विष के दांत से कहानी से ली गया है। इस कहानी के रचना नलिन विलोचन शर्मा है और इस पंक्ति के प्रसंग गिरधर के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। अब गुंडे मवाली बनते ही किसके साथ करा है, तो हो सकता है कि ये मदन के बारे में कहा जा रहा है, जो कि गिरधर का बेटा है, कि सेन साहब उसी के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, यह बात एक बार की बात है। सेन गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर गाड़ी को छू रहा था, जबकि सोफर ने उसे ऐसा करने से मना कर सोफर के मारने दौड़ा, लेकिन गिरधर ने पत्नी के बेटे को संभाल लिया। ड्राइवर ने
मदन के धक्के देकर नीचे गिरा दिया, जिससे मदन का घुटना फूट गया। बस अपने बेटे को धक्का दे दिया कि इसे क्यों छू रहा है, जिसकी वजह से मदन का घुटना भी टूट जाता है। शरारत की चर्चा ड्राइवर ने इस सेन साहब की की थी और इसी बात पर सेन साहब काफ़ी क्रोधित हुए थे और गिरधर को अपनी फाइटिंग में बुलाकर डांटते हुए कहा कि देखो गिरधर, आजकल मदन बहुत शौक हो गया है। मैं तो तुम्हारी भलाई ही चाहती हूँ। गाड़ी को गंदा करने में मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा है और इसके मेरे सामने वो भी डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपट रहा है। देखो यह लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इसका मतलब समझ में आया ना कि किसके बारे में कर रहा है, ये मदन के बारे में कर रहा है। गिरधर लाल तो जी हाँ कहने पर भी लगा हुआ है। ऐसे सीख देते हुए सेन साहब गिरधर लाल के बच्चे को संभालने और शरारत छोड़कर सीख देने से चले गए और यह प्रसंग उसी वक्त का है। अब उसी वक्त उसे बताते हैं कि ऐसे बेटे ही चोर, डाकू, मक्कलने बनते हैं, ताकि अपने बेटा कुछ कहते नहीं है और गिरधर को बेटा यानी कि मदन को इसके बारे में अनापशना बोलकर चले जाते हैं। इस पंक्ति में सेन चित्र ने दोगलेपन झलक साफ साफ दिखाई देती है कि एक तरफ अपने अनुशासनहीन बेटे को इंजीनियर बनाने का फैसला पालने और उसे बुराई नजर नहीं आती, लेकिन दूसरी तरफ गिरधर लाल के बेटे उदंड और शरार दिखाई पड़ती है। उसके मध्यवर्गीय परिवार के जीवन चरित्र में तस्वीर है। अपने बेटे की प्रशंसा करते भले ही वह कुशल और निर्धन हो, लेकिन निर्बल लाल के लक्षण ही उन्हें दिखाई पड़ती है। चलिए अब व्याख्या नंबर चौथा देखते हैं। व्याख्या चौथा क्या करा है? व्याख्या नंबर चौथा कि हंसी, कबो और जमानत के शामिल होने का ललक गया। व्याख्या प्रस्तुत पंक्ति में पाठ्य सामग्री के विष के दांत नामक कहानी में ली गई है, जिसके रचयिता नलिनी शर्मा है। यह प्रसंग उस समय का है जब सेन दंपति का बेटा दिन शाम वक्त बगले के अहाते के बंगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन गिरधर लाल का बेटा यानी कि आवारागर्दी लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। अब गिरधर का बेटा भी कम बदमाश नहीं था, वो भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता था और वो भी इधर उधर घूमता फिरता खेलता था। तो खोखे ने जब यह दृश्य देखा तो उसने भी लड्डू नचाने के लिए लजीज हुआ। खोखे ने बड़े घर का यानी कि वह हंसों की जमानत था। जब मदन लड़के को बिना मध्यवर्गीय, दलित और शोषित करते हुए तो कौन से संबोधित किया गया। इस सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया कि हंसी कौवे के जमानत में शामिल होने के लिए लला गया है। कहने का भाव क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। कहने का भाव है यही है कि यह भाव खोखे को अमीर सेन साहब का वंशज है, गरीब खेल में शामिल होकर खेलने के लिए लला गया, किंतु यह भाव न कहा जा सकता क्योंकि पहले पिता ने उसे माता के साथ भी प्रतापित किया गया था और उसने अपने ही छूट के खोखे के लिए और भाग्य की जगत आया। लड्डू खेलने वाले यहाँ लड्डू तेरा नहीं है, जा जा अपने बावा मोटा पजा के बैठ। इस पंक्ति में कहानी सामाजिक समानता, भेदभाव और गैर बराबरी के दर्शाना चाहता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं छठा की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठा क्या करा है कि सेन साहब के उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार ने मित्रों से किस तरह का दिया। एक दिन वॉकेंस और ड्राइविंग रूम में सेन साहब गपशप कर रहे थे। उसमें अचानक साधारण हैसियत और थे और सेन साहब दूसरे रिश्तेदार भी थे। सेम ने उनका लड़का भी था और जो कि खोखा के छोटा था, बड़ा समझदार और होना था। मालूम पड़ता था कि उसकी कोई एक हरकत देखा और उसे सेन साहब के बीच बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। उससे पहले कि पत्रकार महोदय को जवाब देते सेन साहब ने शुरू कर दिया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। क्या बात है, किसी को कुछ कहने से पहले अपने बेटा की बड़ाई खुद करने लगते हैं। और देहरादून थकते नहीं थी और पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। उन्हें सिर्फ पूछा अपने बच्चे को विषय में क्या ख्याल है। उन्होंने तो मैं चाहता हूँ जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम करे, पूरी आज़ादी रहे। और सेन साहब उसके उत्तर प्रश्न को ऐठ कर रह गए करेंगे, अपने बेटा की बुराई सुनते नहीं। प्रश्न नंबर 7 करा कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार ने क्या बताना चाहता है। तो कहानीकार ने इस ड्राइवर के रूप में समानता और मानसिक दिखाया है कि मदन एक गरीब का बच्चा जिसके सिर्फ मोटर स्पष्ट करने से धकेल दिया गया, जिसके कारण उसे चोट आ गई, समस्त मानसिक और एक गरीब के परिवार में होने के हानिकारक इशारा कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था और उसे लेखक क्या दिखाना चाहता है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कासू द्वारा मदन में लट्टू मांगना। मदन देने से इनकार करता है और कासू मारता है, फिर मदन भी मारता है, जिसके इस प्रसंग में द्वारा दिखाना चाहता है कि बच्चे में समानता और मानसिकता का भय नहीं होता है, बाद में चाहे जो हो जाए। यही कासू और मदन के बीच झगड़ा का मेन कारण था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कि महल और झोपड़ी वाले अक्सर महल वाले ही जीते, उसी हालत में मजदूर झोपड़ी वाले और मदन के खिलाफ है। लेखक ने इस कथा के अपने उदाहरण का पुष्टि करे। देखिए क्या कहता है, सेन साहब ने नई चमकती कार खरीदी थी। कार
जिसकी वजह से सोफर द्वारा घसीटा जाता था, और अपितु बाप गिरधर द्वारा बेशर्मी से पीटा गया है। इन दूसरे दिनों में खोखा जब मैदान में मंडली लट्टू खेला जाता था तो मदन स्वाभाविक जाग उठता है। दोनों लड़ाई वीर रूप से ले लेती है, और खोखा और मदन की लड़ाई महल वाले और झोपड़ी वाली की लड़ाई होती है, जिसमें खोखा के मुंह में खानी पड़ती है, यानी खोखा को दांत तोड़ देता है और महल वाला हार जाता है, झोपड़ी वाला जीत जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने पर गिरधर मदन के कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपने छाती से क्यों लगा लिया? उनको गर्व होता है ना। तो गिरधर लाल ने सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था और वो बंगला में आते हुए कोनों में आउट हाउस में रहता था। सेन साहब ने मदन को शिकायत पर की जाती और गिरधर को उससे मार पीटता था। गिरधर सेन साहब की बात पर मानने के लिए विवश था, लेकिन एक दिन जब सेन मदन कासू की अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार कर दांत तोड़ दिए तब उसके पिता उल्लास और गर्व के साथ शाबाशी देता है कि वाह, जो काम स्वयं नहीं कर पाया उसे पुत्र ने करके दिखा दिया। इसलिए वो गर्वहीन था और मदन शोषण, अत्याचार और विरुद्ध प्रज्वलन था, और उसके निर्भरता के प्रभावित होकर गिरधर ने अपनी छाती से लगा लेता है। कहता है क्या जियो सवास बेटा, बहुत अच्छा किया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण कीजिए। सेन साहब कौन थे, मदन कौन था, कासू कौन था, गिरधर कौन था? सेन साहब के पहले बात करते हैं। कहानी में सेन साहब प्रमुख पात्र है। नहीं, उन्होंने गाड़ी खरीदी है, इसलिए गाड़ी में छापा से दूर रहने के लिए खासकर खोखा खोखी को छाया से सेन साहब ने दिखाया कि बहुत अधिक है। अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के की प्रशंसा नहीं करते। सेन साहब सामंती और मानसिक के आदमी हैं। जो कि मदन कौन है? तो मदन सेन साहब का एक कर्मचारी गिरधर है जो उन्हें अहाते में रहता है। मदन उसी का लड़का है। लड़का साहस और निर्भीक है, बाल, सुबत और शरारत भी जिसमें विद्यमान है। एक जवाबी कासू उसे झगड़ाते हैं तो मदन भी उसे भाषा में जवाब देते हैं। अब कासू कौन है? कासू के बारे में चर्चा कर देते हैं। तो कासू बाबू सेन साहब का एकमात्र सुपुत्र है। सुपुत्र कासू मतलब वही खोखा जिसका नाम कासू है। बहुत लाल प्यार से बहुत बिगड़ा है और शरारत करने से माहिर हो गया है। कहानी का नायक कासू ही यानी कि खोखा है। गिरधर कौन है? तो ये मदन के पिता है। गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है। उन्हीं के अहाते में रहता है। गिरधर बेहद सीधा और सरल कर्मचारी है। यदा कदा सेन साहब की गुस्सा झेलना पड़ता है। गिरधर मदन का पिता है, पहले ही बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर, आपकी दृष्टि से कहानी का नायक कौन है? कहा कि आपके अनुसार इस कहानी का नायक कौन है? अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो कहानी का नायक मदन हो सकता है, लेकिन इस कहानी का नायक कौन है देखते हैं आगे। हमारे दृष्टि से विष के दांत इस कहानी का नायक मदन है। सही बात है। नायक के संबंध में पुरानी फैक्ट्रिक से अब तक बदल चुकी थी। पहले यह धारणा नायक से हो रहा था, बिल्कुल सुपुत्र, संस्कृति, सुरक्षित, युवा तथा ललिन प्रकाश प्रेम से हो रहा था, लेकिन यह नहीं मानते थे कोई भी पात्र नायक पद के अधिकारी है। यदि वह घटनाओं को संचालित है तो वह सारे पत्रों का अधिकार, प्रभावशाली और कथाविच उसके ही महत्व स्वरूप पड़ी है। इस घटना के विचार से ज्ञात होता है कि कहानी के मदन चित्रण सबसे अधिक प्रभावशाली है और पूरे वस्तुगत में से चरित्र महत्व है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने और महत्वपूर्ण घटना के संचालक है और इसे नियुक्त मदन को कहानी का नायक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि आरंभ से ही हानिकारक और शुभ घर में ऐसा परिणाम उपस्थित करे। 5 लड़कियों से तजवीर और तमीज से जिगती जागती मूर्ति ही है, जैसे कोयल घोंसले में कब उड़ जाए चमक यह मुँह देख लो। मुँह विष के दांत कहानी का सारांश लिखें। सारांश पहले भी पढ़ा चुके हैं। अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं शुरू से आप जाकर देख सकते हैं। जो भी कहानी का जो सारांश है, इस कहानी का विष के दांत के सारांश कहानी का सारांश इसके पहले ही चित्रण मैंने कर दिया हूँ, बता दिया हूँ। आप इसको आसानी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कहानी में क्या कर रहा है। तो इस कहानी को बढ़िया से पढ़िए। अगर इसका PDF चाहिए तो भी आपको हम बता देंगे। ये कहानी है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसका एक आपको क्या हम आपको ऑफर दे रहे हैं फ्री में, बिल पैसा थोड़ा सा भी नहीं लगे। बस आपको करना क्या है, ये बिल्कुल फ्री है। अगर कोई भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस इस नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है। क्या करना है आपको, इस नंबर पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज कीजिएगा आपको क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट का आपको PDF चाहिए आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ पे आपको हर चीज़ का PDF आपको आसानी से मिल जाएगा। बस आपको इसके बदले में करना कुछ नहीं है, बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ से वीडियो को वॉच कर लेना है। आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, बस इस नंबर पर आपको मैसेज कर दीजिए। इस वाले पर मैसेज कर दीजिए कि हमें सर किस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए या क्वेश्चन आंसर चाहिए, वहाँ से आपको मैं भेज दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।